This is Arpita Mitra from Art Mania Worldwide. AMW is an online platform for learning painting open to all age groups. AMW अपने रेगुलर टॉक शो आर्ट की बातें लेकर अपने नए एपिसोड के साथ फिर से हाजिर है आपके सामने एक नए गेस्ट के साथ। आज हम जिस गेस्ट से मिलने वाले हैं वो एक आर्टिस्ट, मेंटर, एक एनिमेटर और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर है। सो आइए मिलते हैं ऐसी बड़ी हस्ती के साथ, जानते हैं उनके जर्नी के बारे में, करते हैं उनसे बहुत सारी बातें। और उनका नाम है मिस्टर जय सालियन। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बहुत ही जाने पहचाने आर्टिस्ट, मेंटर, एनिमेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मिस्टर जय सालियन। जय सालियन जी, नमस्ते। बहुत स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है आर्ट की बातें। आई होप नमस्ते मैम, आपके बहुत अच्छा लग रहा होगा। यस मैम, श्योर मैम। और आपने मुझे मौका दिया इसके लिए मैं थैंक यू बोल रहा हूँ। मतलब और क्योंकि आर्ट के बारे में बहुत सारा ऐसा चीज होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है आर्टिस्ट के बारे में। और आप लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं जो आर्टिस्ट को प्रमोट कर रहे हैं, आर्टिस्ट से बातें कर रहे हैं, जिससे आर्टिस्ट का सोच और वो कहीं ना कहीं तो डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके बारे में हमको ज़्यादा मालूमात नहीं है, जो उनके बारे में जो लिखा गया है किसी न्यूज़पेपर में, उसी चीज़ को लेके हम लोग चल रहे हैं, लेकिन उसमें कितना सच है हमको पता नहीं। मैंने खुद बहुत सारे आर्टिस्ट के पास जाके, उनके घर में जाके उनके बारे में पता लगाया, तब मुझे पता चला कि उनके बारे में जो लिखा गया था उसमें और जो रियल में जो जैसा वो आर्टिस्ट जिए थे उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो जब तक आर्टिस्ट है तभी आप लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि आर्टिस्ट एक बार जाने के बाद उसके बारे में सच बातें तो कम ही आते हैं। ट्रू, हाँ, ट्रू। तो आज हम आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे जय जी। और यस क्वेश्चन आपसे ये है कि आप अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताएं। आप बहुत सारे स्केचेस करते हैं, आपका जो मेन फोटे है वो स्केचिंग है, और यस मैम, आप फेस स्केच भी करते हैं, आप पेंसिल भी करते हैं, आप कलर्स भी करते हैं, लेकिन आपका मेन जो फोटे रहता है वो स्केचिंग है। तो कब यस आप मैम। ये चीज रियलाइज किया बचपन से ही कि आपको स्केचिंग पे ही जाना है? मैं एक्चुअली बचपन से ही स्केचिंग वगैरह करता था। मतलब मैं छोटा था तभी मुझे बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। मैं 8th स्टैंडर्ड में था तभी एक ड्राइंग कंपटीशन हुआ था मुंबई में, स्टेट लेवल का कंपटीशन हुआ था, उसमें मुझे फर्स्ट प्राइज मिला था। और प्राइज देने वाले थे के हेब्बार सर। ओके। के हेब्बार, उनका हिस्ट्री ऑफ इंडियन हिस्ट्री ऑफ आर्ट में उनका नाम है के हेब्बार। उनके बारे में मतलब अभी जहांगीर आर्ट गैलरी हम लोग जो बोलते हैं यहाँ पे है मुंबई में, तो वो भी स्टार्ट करने के पीछे के हेब्बार ही थे। और के हेब्बार लाइन आर्ट के लिए जाने जाते हैं। के हेब्बार का अगर थोड़ा बहुत ये है, मतलब डॉक्यूमेंटेशन है, उसमें आप देखोगे कि के हेब्बार कम लाइन में पूरा स्टोरी टेलिंग करते थे। उन्होंने एक लिटरेचर जो है शिवराम कारंत कन्नड़ में, तो उनका मैक्सिमम बुक का कवर पेज और अंदर के इलस्ट्रेशन, स्टोरी इलस्ट्रेशंस के बार सर ने ही किया है। तो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। और तो उन्होंने मुझे प्राइज दिया था, इस बारे में मुझे उस समय पता नहीं था, लेकिन उसको वो फोटो सब छपा था न्यूज़पेपर में, स्कूल में उसको बड़ा फोटो करके लगाया हमारा। तब मुझे पता चला कि कुछ तो बड़ा काम मैंने किया होगा, इसके लिए ऐसा कुछ हो रहा है। तो वो आपकी तो शुरुआत हुई और एक मोटिवेशन मिली कि ये यस मैम, में मुझे एप्रिसिएशन मिला है तो मैं इसको और आगे करूं। यस मैम।
लेकिन फिर भी nice. मुझे 10th हमारे एक सर थे मोटे सर करके, तो मोटे सर ने उन्होंने हमको बहुत ये किया, मतलब एनकरेज किया और हर एक कंपटीशन में लेके जाते थे हम लोगों को। तो उन्होंने स्टेट लेवल कंपटीशन में हमको लेके गए थे, वो बाल भवन करके यहाँ पे है, बहुत पुराना है। तो बाल भवन में हम लोगों को लेके गए थे और हम लोग ने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और कुछ मेरे ख्याल से वो स्टेडियम में हुआ था कंपटीशन, और उसमें हम लोग को प्राइजेस वगैरह मिला था। तो मोटे सर ने भी बहुत बड़ा काम किया एक्चुअली, जो भी हम लोग स्केचिंग में ने, तो ड्राइंग का ऐसा हालत है कि ड्राइंग टीचर को इम्पोर्टेंस स्कूल में दिया नहीं जाता, और ड्राइंग टीचर भी ड्राइंग छोड़ के दूसरा ही काम करते रहते। लेकिन मोटे सर जो थे वो उन्होंने अपना काम बहुत ही सिंसियरली किया था। इसके वजह से हम लोगों को पता चला कि आर्ट में भी हम लोग कुछ कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से आर्ट मतलब एक लैंग्वेज है। जैसे बाकी जैसे लैंग्वेज सीखते हैं हम लोग, आर्ट का भी एक लैंग्वेज है, और ये आर्ट का लैंग्वेज है, ये पूरे दुनिया में चलता है। बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल। एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक ही जगह पे चलता है, लेकिन आर्ट ये लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में चलता है। अगर आपका स्केचिंग अच्छा है, आप स्केच करके भी दिखा सकते हो। पूरा फिल्म इंडस्ट्री जो है वो पूरा स्टोरी बोर्डिंग पे चलता है। एड बनता है तो पूरा स्टोरी बोर्डिंग पे बनता है। मतलब विजुअल आर्ट है पूरा, कि विजुअल लैंग्वेज, विजुअल आर्ट, आप उसमें मास्टरी, ये लैंग्वेज को आप स्टडी करते हो तो उसमें पहला स्टेप है स्केचिंग। तो स्केचिंग में मैं अभी भी स्केच करता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा दिन के बाद मुझे डर लगने लगता है कि अरे ये इतना अच्छा लाइन मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो स्केचिंग कंटिन्यूअस रहना ही चाहिए। हाँ। हमारे एक सर थे, वो बोलते थे, हम लोग इसमें थे, हनुमान का काम करते थे। तो वैभव सर करके हम लोग हनुमान, ये जो पहला एनिमेटेड फिल्म इंडिया का, वो रिलीज बाद में हुआ। तो उसमें हम लोग कॉलेज के बाद जाते थे। हनुमान। हनुमान, यस। हम्म। तो यहाँ पे सिप्स अंधेरी में, पवई में एक कंपनी है, वहाँ पे वो काम होता था। तो हम लोग वहाँ पे सिर्फ, हम लोगों को बोलते थे आपको ऊपर जाने नहीं मिलेगा, आप लोगों को सिर्फ स्केचिंग ही करना पड़ेगा। तो उन्होंने एक बात बताया था हमको कि स्केचिंग जो है वो सांस है। सांस मतलब अगर अपना एक ब्रीदिंग है, मतलब ब्रीदिंग है, मेन वही लाइफ है। हाँ वही लाइफ है। अगर आर्टिस्ट ने स्केचिंग नहीं किया तो आर्टिस्ट मर गया। तो आपका स्केचिंग जो है वो कंटिन्यूअस रहना चाहिए। तो वो बात हम लोगों को वहाँ पे एनिमेशन स्टूडियो में सिखाया गया। क्योंकि कॉलेजेस, आर्ट कॉलेज मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मैंने बहुत बाद में ज्वाइन किया। मैंने कॉमर्स करने के बाद आर्ट कॉलेज ज्वाइन किया, लेकिन आर्ट कॉलेज ज्वाइन करने के बाद कॉलेज में भी उतना स्केचिंग नहीं होता था जितना हम लोग एनिमेशन स्टूडियो में करते थे। क्योंकि एनिमेशन स्टूडियो में फ्रेम बाय फ्रेम काम होता था तभी। तो फ्रेम बाय फ्रेम अगर आप काम करते हो तो हर एक फ्रेम में आपका ड्राइंग प्रॉपर ही होना चाहिए, नहीं तो आउटपुट आपका जो है वो गलत ही दिखेगा। तो ड्राइंग प्रॉपर होना एनिमेशन में बहुत ही जरूरी था उस समय, क्योंकि पूरा सेल एनिमेशन चलता था, फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन चलता था। अभी हम लोग सेल एनिमेशन से फ्लैश में आए हैं, फ्लैश के बाद अभी 3D में आए हैं। तो अभी बहुत आसान हो चुका है एनिमेशन अभी सीखना। आसान हो चुका है। पहले जो आपको पूरे हाथ से चीजें को, एक एक चीज को या एक एक मोशन को आपको ड्रॉ करके फिर उसको चलाना पड़ता था। यस मैम, तभी कंप्यूटर का काम सिर्फ स्कैनिंग तक ही था। मतलब आप जो भी ड्राइंग करोगे लाइट बॉक्स में, फिर उसको हम लोग स्कैन करते थे एक एक ड्राइंग। फिर पर फ्रेम, पर सेकेंड 24 मतलब ड्राइंग्स होते हैं। 24 अच्छा। ड्राइंग्स को जब आप प्ले करते हो तो हमारा ऊपर सिस्टम ऑफ विजन होता है कि फोटोग्राफी से हम लोग फिल्मों में कैसे आए कि हम लोगों ने फोटोज को कंटिन्यूअस फोटो निकाल के उसको हम लोग ने प्ले किया। तो एक सेकंड में 24 फ्रेम जब रन होता है तो एक मूविंग का ये आ जाता है। ओके, एक हम सेकंड में हम 24? एक सेकंड में 24 फ्रेम्स। तो अगर आप कोई भी पुराने एनिमेटेड फिल्म देखोगे तो 1 सेकंड में 24 इमेज रन होता है सामने से। तो 24 इमेज थोड़ा थोड़ा मूवमेंट के बाद रन होता है। तो हम लोग को लगता है कि पहले देखो फिल्में आती थी, ऐसे बहुत बहुत बड़ा रील आता था। अभी तो डिजिटल होता है सब कुछ। तो पहले वो रोल जाता था थिएटर में, और पीछे एक प्रोजेक्टर होता था, प्रोजेक्टर में वो रोल को घुमाते थे। तो उसका स्पीड कैसे होता था कि 24 फ्रेम्स जो है
वो लाइट के आगे से रन होता था। 24 जो फ़िल्म है, वो इमेज है, वो रन होता था। तो वो पीछे से लाइट होने के कारण हमको सामने फ़िल्म मूविंग इमेजेस दिखता था। तो तो फ़िल्म हो या एनिमेशन हो, तो वो टेक्निक वहाँ से डेवलप हुआ। फिर इस चीज़ को आप सबसे पहले हमारे फ़िल्म मेकर हैं दादा साहेब फाल्के। तो दादा साहेब फाल्के ने भी ये सब स्टडी किया कि उनको कैमरा बाहर से मंगवाया और उन्होंने फ़िल्में बनाना स्टार्ट किया। राजा हरिश्चंद्र उनका पहला था। तो फाल्के अवार्ड भी अपना इंडिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहेब फाल्के दादा अवार्ड ही साहब है। फाल्के अवार्ड। अभी इधर मुंबई फिल्म सिटी का नाम भी उन्होंने चेंज करके दादा साहेब फाल्के फिल्म सिटी ऐसा कुछ किया है। तो तो ये बेसिक चीज़ को उन्होंने समझा। डिज्नी का भी अगर हम लोग देखेंगे, पहले सब कार्टूनिस्ट ही थे। तो कार्टूनिस्ट जो थे वो फ्रेम बाय फ्रेम ड्रॉ कर करके उन्होंने अपना पूरा कार्टून फिल्में बनाए हैं। तो डिज्नी का भी मिकी माउस होगा, तो वो लोग खेलते थे उस चीज़ से और वो कि पर हमें फ्रेम आज में। भी बहुत पसंद है। जो भी यस मैम। मूवीज होते हैं वो हम आज भी, अगर टॉम एंड जेरी हो या इस तरीके, यस मैम। हम अभी भी देखते हैं, हनुमान भी देखते। तो ये सारे जो है मोगली, तो हाँ, हाँ। ये जो सारे मोगली भी डिज्नी का ही मूवीज, फिल्म था। हाँ, तो ये सारे हम बचपन से देखते ही आए हैं और बड़े मजे आते हैं, हमें आज भी बहुत मजे आते हैं। लेकिन इसके पीछे जो मेहनत है या इसके पीछे जो एक एक ड्राइंग है, वो बहुत मेहनत से चीजें बन रही है। तो वो यस मैम, क्योंकि अगर वो आप पूरा ड्राइंग होने के बाद हम लोग प्ले करते हैं ना उसको, तभी गलतियाँ दिखता है उसमें कि थोड़ा भी हेड टर्न होते वक़्त, मतलब हनुमान फ़िल्म में अभी भी आपको गलती दिखेगा। हनुमान फ़िल्म में वो रावण जो है, वो वीजी सामंत सर ने बनाया था। तो तो रावण हँस-हँस के आगे आता है, पीछे जाता है। तो पूरा उसका कैरेक्टर ऑफ हो जाता है। ओके। मतलब अगर आप एनिमेशन एनिमेशन फ़िल्म अगर आप बना रहे हो, तो कैरेक्टर ऑफ नहीं होना चाहिए। अगर रावण हँस-हँस के सामने आ रहा है, तो रावण ही रहना चाहिए, पीछे जा रहा है रावण ही रहना चाहिए। वो चलेगा तो भी रावण रहना चाहिए, वो अगर डायलॉग्स डिलीवरी करेगा तो भी रावण रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बीच में वो राम लगने लगे। तो वो चीज़ को मेंटेन करना, क्योंकि अगर हमारे सीनियर्स होते हैं, वो तुरंत वहाँ पे ही आपका रिजेक्ट कर देंगे। फिर आपको पूरा रात भर बैठ के वो सब करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा। अप्रूव होगा। यस मैम। नहीं तो वो आगे जाएगा ही नहीं सीन। वो किसी और से करा लेंगे, लेकिन वो सीन आगे नहीं जाएगा। दैट इज सो ट्रू। अच्छा, जय जी, आप वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, आपने बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। तो ये जो आपने जो ये मैक्सिमम रैपिड कैरेक्टर स्केचेस का आपको जो अवार्ड मिला है, और यस मैम। रिकॉर्ड है ये, तो कितने स्केचेस आपको कितने टाइम के अंदर बनाने थे, जिसका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड? एक्चुअली मैं स्केचेस उसमें जितना उन्होंने दिया है, मतलब मैंने तो बहुत सारे स्केचेस बनाए हैं। उसमें समथिंग 2000 के आसपास कुछ स्केच है उसमें शायद, क्योंकि 2 लोगों ने कुछ तो अप्रोच किया था। तो वो जो स्केच था, वो उनके लिए वो टाइम पीरियड में, और वो सब स्केचेस के स्कैन किए हुए इमेजेस हैं मेरे पास। तो उसको उन्होंने कैलकुलेट किया। नहीं तो डेली हम लोग 50 स्केच है, नहीं तो डेली मिनिमम 10 स्केच तो हम लोग करते ही थे। और पहले तो बहुत अच्छा, ज़्यादा करते थे जब स्टूडियो में होते थे। नहीं तो तो ये ये कोई अभी-अभी। ऑनलाइन कोई कंपटीशन होता है वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए, या किस तरीके से होता है ये? नहीं, मैंने एक्चुअली मैं स्केचेस हमेशा करता था। मैं यहाँ पे मुंबई आर्ट टीचर ग्रुप में हूँ बहुत सारे। तो मैं हमेशा स्केच करके डालता था, और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स, मैं आर्ट टीचर ट्रेनिंग में भी मतलब कॉलेज में सिखाता था। तो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आर्ट टीचर हैं मुंबई में कॉलेजेस में। तो उन लोग हमेशा बोलते हैं कि आप स्केच करो और डालते जाओ ग्रुप में, तो ग्रुप में सिर्फ आर्ट के बारे में ही बातें चलेंगी। नहीं तो फिर ग्रुप में कुछ किसी ने मतलब ग्रुप में सब्जेक्ट छोड़ के सब लोग पॉलिटिक्स या इधर-उधर की बातें आ जाता है। तो आर्ट से रिलेटेड ही हम लोग कुछ करेंगे। तो आप जो भी स्केच करते हो, तो पहले मैं सोशल मीडिया पहले था ही नहीं, तो हम लोग स्केच सिर्फ करते थे। तो ये आने के बाद ये सब हमारे फ्रेंड्स वगैरह बोलने लगे कि आप जितना भी मीडिया है उसमें सब डालते जाओ। तो हम लोगों को काम देख के सुबह-सुबह अच्छा लगता है कि हम लोग को भी काम करने मन होता है। तो फिर मैंने धीरे-धीरे इसमें डालना चालू कर दिया फ़ेसबुक में। फ़ेसबुक में तो आप 10 साल से मेरा देख सकते हो कि उसमें स्केचेस हैं।
तो ये डालने के बाद मुझे फिर एप्रिसिएशन मिलने लगा कि अच्छा है, मतलब हम लोग काम देखते हैं तो हम लोगों को सीखने को मिलता है, और आप कंटिन्यू रखो। मतलब एक आर्टिस्ट कितना डेवलप हो सकता है। मैं भी मेरा स्केचेस देखता हूँ तो मुझे लगता है ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, मेरा पुराने स्केचेस देखता हूँ तो ये ऐसा होना चाहिए था। तो जजमेंट होता है, वो 10 लोग देखते हैं, मेरे टीचर भी देखते हैं, मेरे कॉलेज के टीचर्स भी उसमें हैं, तो वो लोग भी देखते हैं, तो उनका भी कमेंट होता है कि ये तूने, कुछ लोग तारीफ करते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये तू ऐसा करना चाहिए था, तो उनका भी सजेशंस मिलता है। तो एक सोशल मीडिया आर्टिस्ट के लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उसको उसका एक तो आर्टिस्ट का क्या होना चाहिए, जैसा आप अभी इंटरव्यू ले रहे हैं, तो आर्टिस्ट के लिए ये बहुत जरूरी है कि उसको 4 लोगों ने पहचानना चाहिए, उसका काम 4 लोगों ने देखना चाहिए। और अभी कोरोना पीरियड ने हमको ये सिखाया कि ऑनलाइन में बहुत कुछ हो सकता है। नहीं तो गैलरी में जाना तो सबको पॉसिबल नहीं है। ट्रू। और गैलरी में अभी पहले बहुत सारा स्टंट होता था, जैसे कि अभी एम एफ हुसैन का 1975 में इधर मुंबई सीएसटी, मतलब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस स्टेशन, पहले वो वीटी स्टेशन बोलते थे, विक्टोरिया टर्मिनस। तो वीटी स्टेशन में मेन स्टॉप है लास्ट सीएसटी का, तो वहाँ पे सब आर्टिस्ट लोगों का एग्जीबिशन हुआ था। तो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के जो एम एफ हुसैन थे, तो एम एफ हुसैन भी कोई बड़े फेमस नहीं थे तभी। तो प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप ने एम एफ हुसैन तो यहाँ पे कामाटीपुरा रेड लाइट एरिया है इधर, उस जगह पे वो एक छोटे से गली में पेंटिंग करते थे। तो उस 1975 में उनका प्रोग्रेसिव आर्ट ग्रुप के साथ एग्जीबिशन स्टेशन में लगाया था उन्होंने, तो पूरा स्टंट था एक। तो स्टेशन में लगने के बाद उस 1975 में उनका पेंटिंग 1 लाख में सेल हुआ, वो भी मुंबई स्टेशन में, सीएसटी स्टेशन में। तो ये जो चीज उनके साथ होता गया, तो इसके वजह से वो बहुत और फेमस हुए, और फेमस हुए, लोग पहचानने लगे। जब तक ये सब नहीं होगा, आर्टिस्ट को प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, आर्टिस्ट का काम लोग देखेंगे नहीं, उस पर कमेंट नहीं करेंगे, उसको जज नहीं करेंगे, उसका इवेल्युएशन नहीं करेंगे, उसको, तब तक आर्टिस्ट सिर्फ क्या बोलते हैं, ट्रू, मैगजीन में दैट उसके बारे इज में ट्रू। कुछ हाँ, जब तक आर्टिस्ट को एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा उसका काम आगे नहीं बढ़ सकता। मुझे ये वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो इन्होंने ये जो, कोई तो थे, मतलब ये अभी 3 साल पहले का बात है कुछ, तो उनका हम्म। फोन आया था कि आपको जो स्केच है, तो हम्म। मेरा एक ये भी था, मैंने मेरा एक वेबसाइट भी था, तो विकी फाउंड्री करके, जयसलेन विकी हम्म। फाउंड्री, तो उसमें इतने सारे स्केच थे। और हम्म। और अगर पहले गूगल में क्या था कि स्केचेस हम लोग डालते थे, तो ज्यादा स्केचेस नहीं आते थे। और हम्म। मेरा चैनल में मैंने बहुत सारा स्केचेस डाल के रखा था, अराउंड 2000 के हम्म। स्केचेस मैंने डाल के रखा था। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बोला कि इतना स्केचेस तो किसी का भी नहीं है एक साथ, मतलब हम्म। अगर किसी को स्केचेस चाहिए, देखना है हम्म। स्केचेस, हम्म। तो इतना स्केचेस किसी के पास भी, इतना स्केच हमको एक साथ देखने को नहीं मिलेगा स्कैन किया हम्म। हुआ, हम्म। क्योंकि इतना पेज का बुक भी आप बना नहीं सकते। हम्म। तो मेरे पास तो मोर अभी भी मेरे पास 5,000 तक स्केचेस हैं। तो उन्होंने वाओ। बोला कि ये स्केचेस को लेके मैं आपका ये रिकॉर्ड दिखाऊंगा तो हम्म। चलेगा। मैं बोला ठीक है, मुझे कुछ ये नहीं है। तो हम्म। उन्होंने फिर किसी और का भी ये किया था, तो और एक बंदे ने भी मुझे फोन किया था, वो हम्म। शायद दिल्ली से ही है। हम्म। तो उन्होंने फोन करके पूछा कि इतना आप करते हो क्या? मैंने बोला कि मेरा स्कैन किया हुआ इतना स्केचेस है, मेरे हम्म। स्केचेस और भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मैंने स्कैन नहीं किया, या तो वो हम्म। मैं अपने लिए कर रहा हूँ स्केच, तो सब स्केच तो उसमें नहीं है। लेकिन हम्म। आपको इसमें नेट में अगर देखना है, मैक्सिमम स्केचेस किसी का देखना है, तो मेरा अवेलेबल है। हम्म। बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं, जैसे हम्म। कि आदित्यचारी हैं, जैसे हम्म। विल्पू है। हम्म। विल्पू जो है वो डिज्नी में अभी शायद नहीं है वो, मतलब लेकिन पहले वो डिज्नी के आर्टिस्ट लोगों को एनाटॉमी सिखाते थे। तो हम्म। उनके बहुत सारे स्केचेस आपको नेट में मिलते थे, मतलब हम्म। एनाटॉमिकल स्केचेस। तो हम्म। आदित्यचारी के स्केचेस भी मिलेंगे आपको, जो भी हम्म। जिनको हम लोग स्केचेस से, सबसे इम्पोर्टेंट जो है हमारे एंड्रू हम्म। लुमिस। हम्म। तो हम लोग आर्ट कॉलेजेस में जो बुक होता है वो एंड्रू लुमिस का ही होता है। हम्म।
इवन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में भी पूरा उन्होंने एंड्रू लुमिस का बुक का ही सब जेरोक्स वगैरह बना के बहुत सारी बुक रखे हुए। तो एंड्रू लुमिस हमारे लिए एक परफेक्ट गाइड बोल सकते हैं हम लोग, कि उन्होंने एक पूरा मटेरियल बना के रखा है स्केचेस का। तो आपको स्केचेस, एनाटॉमिकल स्केचेस अगर आप डालते हो तो आपको एंड्रू लुमिस का मिलेगा। आदित्य चारी का इंडियन आर्टिस्ट में डालेंगे तो आदित्य चारी का मिल सकता है। और किसी को अगर कोई कुछ रिसर्च कर रहा है, कोई डॉक्यूमेंटेशन कर रहा है स्केचेस के ऊपर, हैचिंग के ऊपर कोई कर रहा है, तो उसको अगर बहुत सारे स्केचेस चाहिए स्टडी के लिए, तो मेरे पास मेरा उनको पूरा ये मिलेगा, लिंक मिलेगा, जिसमें आपको आपका 2000 के हैंडबुक ऊपर पूरा स्केचेस। है, एक हैंडबुक है हाँ जिसमें हाँ, हैंडबुक जिसमें है। 1000 हाँ, स्केचेस हैं। यस। तो इस भी तरीके से दो आपका जो है वो सारे स्केचेस का एक वो करके मैक्सिमम करके आपको ये वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो है वो हाँ, उन्होंने ये दिया था मुझे। उसको अप्रोच किया और तो आपको दिया यस मैम, कि इतने स्केचेस किसी ने नहीं बनाए हैं अभी तक, इतने स्केचेस अवेलेबल नहीं है, मतलब अवेलेबल बनाते तो नहीं सब है। है स्केचेस, हाँ, लेकिन अवेलेबल नहीं स्केचेस है। को स्कैन करके उसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करके नेट में डालने की वजह से क्या हुआ कि आपको एक ही साथ एक आर्टिस्ट का इतना स्केचेस मिल रहा इतने है। सारे मिल गए इतने सारे मिल रहे तो हैं, और भी अगर मैं बिल्कुल। करूंगा तो 5000 के ऊपर जा सकता है, लेकिन उसमें ओके। पूरा मेहनत है। और राइट, हम लोग राइट। ने कॉलेजेस में वगैरह बहुत सारे स्केच किए थे, लेकिन उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि तभी ये था ही नहीं। मतलब अभी कैसा अभी है, 10 साल से यही चल रहा है कि आप जो भी करते हो दिखाओ, ऐसा हम्म, सब्जेक्ट। पहले हम्म, ऐसा नहीं था, पहले हम लोग मेहनत कर करके एक लेवल पे आ जाते थे, लेकिन हमको बताने वाला कोई नहीं रहता कि आप बहुत हम्म, लेवल तक आ चुके हो, आप और हम्म, थोड़ा मेहनत करो, आप ये लेवल तक और जा सकते ट्रू। पर अब क्योंकि ये सोशल मीडिया, जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीजें आजकल ओपन हो रही है, आर्टिस्ट उस प्लेटफॉर्म को यूज कर पा रहे हैं, उस प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें सीख भी रहे हैं। गूगल से आप बहुत कुछ सीखते हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जहां से आप बहुत कुछ सीख पाते हैं। और मैं अपने दर्शकों को भी बता दूं, अगर वो उनके स्केचेस देखना चाहते हैं, अगर जयसालियन जिसे उनका सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम देंगे, और उनके हैंडबुक के लिंक्स, अगर कोई स्केचेस पे आप मास्टरी करना चाहे तो जयसालियन के बुक हैंडबुक्स के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे, तो जरूर उन्हें देखें, और उनसे अगर सीखने की इच्छा रखते हैं तो जरूर उन्हें कांटेक्ट भी करें। राइट। हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। एक्चुअली अब ये जो जेजे में आर्ट कॉलेज है, यहाँ पे महाराष्ट्र में टोटल 200 आर्ट कॉलेजेस हैं। तो स्टूडेंट को, मतलब आर्ट टीचर जो बनते हैं और जो फाउंडेशन आर्ट में सब होते हैं, तो उनको प्रोजेक्ट बनाने के लिए बोला जाता है। हम्म, तो वो लोग किसी ना किसी आर्टिस्ट के ऊपर प्रोजेक्ट बनाते हैं। हम्म, तो ऐसे बहुत सारे मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सारे कॉलेजेस में हम्म, मेरे ऊपर भी कुछ लोगों ने, स्टूडेंट ने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हम्म, कि स्केचेस कैसा होना चाहिए, हैचिंग में स्केचेस कैसा होना हम्म, चाहिए, हम्म, ब्रश पेन में स्केचेस कैसा कैसा होना चाहिए, और हम्म, और कम टाइम में अगर आपको स्केच करना है तो कौन सा मटेरियल अच्छा रहेगा। पेन में राइट। अगर आप स्केच करते हो तो आप कैसे कर सकते हो। तो ये और सारे जो बड़े डिटेल्स हैं अजय जी, जो आपके लिंक्स हैं उसमें सब कुछ अवेलेबल है, जो आपका हैंडबुक है। हैंडबुक में सिर्फ स्केचेस हैं, उसमें डिटेल नहीं है। अच्छा। कोई अगर पूछता है तो हम लोग उनको बता सकते हैं, क्योंकि राइट। क्या होता है कि कंफ्यूजन बहुत क्रिएट होता है, और एजुकेशन हम्म, में सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्फिडेंस, और हम्म, सबसे बड़ा दुश्मन है एजुकेशन का कंफ्यूजन। अगर आप किसी चीज को लेके कंफ्यूज होते हो, या आपको कोई चीज समझ में नहीं आता है, तो हम्म, आप उस चीज को कुछ गलत वे से लेके जाते हो, और सब्जेक्ट कुछ अलग ही हो जाता है। तो जब हम्म। तक किसी को एक चीज कॉन्फिडेंट सुनने में जैसे समझा नहीं जैसे पाता हूँ। बोलते हैं ना कि आधी एजुकेशन या आधी नॉलेज बहुत खतरनाक है, उसको पूरी यस मैम, करना चाहिए और सही तरीके से ले और सही जगह से ले, तो ही आपकी एजुकेशन पूरी होती है। पूरी होती है। क्योंकि वही बहुत चीज सारे, है। अभी मैं ग्रुप में डालता हूँ स्केच, तो मुझे फोन आता है कि अभी मैंने 2 बार जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में डेमोन्स्ट्रेशन दिया, हम्म, तो मुझे डेमो देने के लिए बुलाया गया था। तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट का यहाँ पे महाराष्ट्र में हम्म, हम्म, उस एग्जाम को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। हम्म, तो अभी इस बार भी है, अभी
तो एलिमेंट्री इंटरमीडिएट एग्जाम जो महाराष्ट्र में होता है, तो उसके पर नवनीत ने एक बुक निकाला है, लेकिन वो बुक इतना बड़ा है, जाड़ा सा है, और उसमें सब्जेक्ट को इतना बड़ा चढ़ा के बताया गया है कि उसे डर लगने लगता है कि ये चीज अपने से होगा कि नहीं, कि इतना बड़ा बुक है पहली बात तो। और बच्चों में हम लोग आर्ट टीचर जो होते हैं कॉन्फिडेंस दिला देते हैं कि तू ड्राइंग कर ही नहीं सकता, तो ये प्रॉब्लम है एक्चुअली। ड्राइंग जो है कोई भी कर सकता है, ड्राइंग जो है कोई भी कर सकता है, और ये कोई ये नहीं है कि आप मतलब प्रॉब्लम कहाँ पे होता है कि पेरेंट्स और आर्ट टीचर ने अगर बचपन में उसको डरा दिया, या तो उसको रोक दिया, या तो उसका उसके लाइन में उसका ड्राइंग को अगर हम लोग ने थोड़ा भी हम लोग ने उसका कॉन्फिडेंस को लूज कर दिया फिफ्थ स्टैंडर्ड तक, तो आगे वो ड्राइंग करेगा ही नहीं, वो डरेगा। ट्रू। वो डरेगा। अभी भी हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट है उनसे मैं कैनवास पेंटिंग करा के लेता हूँ, पूरा कैनवास पेंटिंग करा के लेता हूँ, तो वो एक हफ्ता तक इतना डरे हुए रहता है कि सर मुझे ड्राइंग आता ही नहीं है। मैं फिर थोड़ा दिन के बाद बोलते हैं मुझे ड्राइंग आता है लेकिन मुझे कलरिंग बिल्कुल नहीं आता, तो मैं उनसे बिठा के करा के लेता हूँ। मैं उनके साथ बैठता हूँ और देखो ये ऐसा है, ऐसा ही करना है आपको, और ऐसा करो, आपको सिर्फ लाइन ड्रॉ करना है, आपको सिर्फ ये देखना है, और ये करो ये करो। फिर मैं उनसे पूरा कैनवास पेंटिंग करा के लेता हूँ, वो भी रियलिस्टिक, कि टोन कैसे एक एक अगर उनका कैनवास पेंटिंग हो जाता है, उनका कॉन्फिडेंस जो गया था बचपन में वो वो वापस आ जाता है। वापस आ जाता है। ट्रू। सो उसी तरीके से एक अच्छे टीचर का जो काम है उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट को डालना, उस सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाना, और उसकी नॉलेज सही तरीके से दे कि बच्चा घबरा ना जाए और उसमें उस लेवल में उसको कॉन्फिडेंस आए, क्योंकि बच्चे में तो पोटेंशियल होता ही है, हर बच्चे में होता ही है, तरीके होता से ही है। पोटेंशियल तो है। टीचर का वही सबसे काम है कि उसको हाँ हाँ, पहचाने, उस पोटेंशियल को पहचाने और उसको निखारे। जो चीज आप यस मैम। टीचर्स कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जयसालियन जी। आप इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, नाम करते जाएं और हमारे देश का भी नाम करते जाएं, साथ में बच्चों को ट्रेन करें। और आपकी हम आशा करेंगे कि आप अपने एक खुद की एक फिल्म बनाएं और जो एनिमेटेड हो, और हमें भी वो देखने को मिले। एक मैंने एक्चुअली फिल्म हमारे स्टूडेंट मेंटर के किया साथ था मैंने, शायद, एक यस, अपने एक मेंटर किया करीम था बारबर करके, करीम बारबर हाँ, करके। तो अगर उसको बहुत हमारे सारे प्राइज मिले दर्शक, थे। हाँ, अगर हमारे हाँ, दर्शक इसको देखना चाहें, वो भी यूट्यूब में अवेलेबल है, लिंक है। करके आप सर्च और भी करें। हम लोग इसमें भी बहुत सारी फिल्मों में थे, लेकिन उसका नाम अभी मैंने इस वेब सीरीज का भी एक हम लोग ने काम किया, अच्छा। उसमें भी हमारा नाम है। और तो मैं जब ये स्टूडेंट लोग के बारे में बोल रहा था कि स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस लाने के लिए, मतलब मैं जिस स्कूल में था, तो हम लोगों को इंटरव्यू में भी जब आर्ट टीचर को बुलाते हैं, तो दे आर जस्ट वो लोग देखते हैं कि जो टीचर है उसको उसका ये कैसा है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसा है, वो इंग्लिश कितना अच्छे से बोल पाते हैं, वही देखते हैं, वो लोग ड्राइंग के बारे में कुछ नहीं देखते। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, आर्ट टीचर का आर्ट देखना चाहिए, और वो उसको सिखाते हुए समझो, अगर उसका इंटरव्यू लेंगे बच्चों को कैसा सिखा रहा है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हर एक बच्चे का लाइन अलग होता है। हाँ, बहुत सारे बुक्स में भी मैंने देखा है गलत मैसेज होता है कि वो लोग हाउ टू होल्ड पेंसिल, वो सब आता है। एक्चुअली पेंसिल होल्ड करने का कुछ रूल नहीं है, आप कैसे भी पेंसिल होल्ड करो, लेकिन आप कितने क्या कंफर्ट के कितने साथ इसमें उसको होल्ड कर रहे हो। पेपर को, हाँ, पेपर को हाँ। आप पेपर के साथ आप कैसे डील करता है बच्चा, हाँ। पेपर के साथ कितना इमोशन से वो ब्रश को अप्लाई करता है, पेंसिल को अप्लाई करता है, और पेपर में उसको इफेक्ट एक करता है। कनेक्शन जो एक बच्चा पेंसिल और पेपर के साथ जो एक कनेक्टिविटी लेता है, उसी से हाँ, यस मैम, ही अच्छी वो कंफर्ट लेवल पे आएगी। हमारा जो मेन यस मैम। कि वो कंफर्ट लेवल, चाहे वो कैनवस पे काम करे या वो पेपर पे काम करे, उसका हाँ, लेवल हो। तो ब्रश पकड़ने का, पेंसिल पकड़ने का कुछ रूल नहीं है, क्योंकि हम्म। अगर हम लोग देखेंगे पुराने जमाने में वो लोग कैसे पकड़ते थे, मतलब ऐसे लिखने हम्म। के लिए इसमें, तो हम्म। अगर आप
अभी ये मैंने बहुत सारे बुक में ये देखा कि पेंसिल को इसी तरह से पकड़ना चाहिए और इससे ऐसे ही लाइन ड्रॉ करना चाहिए। तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। बच्चे ने अगर पेंसिल लिया, वो ड्राइंग कर रहे हैं, उसको छोड़ दो। वो एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने दो। 7th स्टैंडर्ड तक उसको एंजॉय करने दो। उसके बाद उसको अगर हम लोग गाइड करते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट बनेगा। बिल्कुल। कई लेकिन लोग होते हैं जो लेफ्ट हैंडर्स होते हैं, जो लेफ्ट से हाँ कंफर्टेबल उसी में वो जिसमें करते हैं। उसी से काम करे और तभी वो चीज आएगी। कुछ भी चीज अगर हम प्रेशर देके करवाते हैं किसी को भी, हाँ फोर्सफुली, तो बच्चा नहीं है वो जैसा नहीं होगा। जी, हम बड़ों को भी हाँ प्रेशर देके काम करवाएं तो वो भी नहीं अच्छा होगा, है ना। नहीं होता है। अपने यस मन मैम। से जो लोग अपना काम करे, खुशी से करे, वही काम हाँ निकलेगा। तो आज आप हमारे और जय जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी बातें की। तो मुझे उम्मीद है कि आप और बहुत आगे जाएंगे, बहुत सारे और काम करेंगे, नए काम, और हमें काम और आपका काम देखने को मिलेगा। सो श्योर मैम, श्योर मैम। आके आपको थैंक यू मैम। आपने मतलब मतलब मैं, मेरे ख्याल से मैं तीसरा इंटरव्यू दे रहा हूँ। पहला इंटरव्यू मेरा सर ने लिया था मुंबई यूनिवर्सिटी में, हमारे जो एचओडी है जहाँ पे मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही। तो एक मेरा पहला इंटरव्यू था, और दूसरा इंटरव्यू हमारे एक मैम है जो कॉलेज की मैम है, उन्होंने लिया था। ये मेरा तीसरा इंटरव्यू है जो आपने लिया। और आपको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप ये बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आर्टिस्ट को मतलब आर्टिस्ट को पहचानना भी बहुत जरूरी होता है। कि बहुत सारे लोग आर्टिस्ट को पहचानते ही नहीं है। अभी मैंने बहुत सारे ऐसे मुंबई में आर्टिस्ट हैं जिनके ऊपर मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना है, क्योंकि वो रियल आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनके ऊपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। एक तो आर्टिस्ट हमारे उस लास्ट वीक ही गुजर गए, वो जेजे में प्रोफेसर थे। उनके बारे में भी ज्यादा मालूमात लोगों को नहीं है। उन्होंने बुक लिखा था पूरे इंडियन आर्टिस्ट लोगों के बारे में, और वो बुक भी ज्यादा जगह पे पहुंचा ही नहीं है। लेकिन उन्होंने बहुत सारे उसमें आर्टिस्ट लोगों का नाम दिया हुआ है। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और आप जो अभी जो कर रहे हैं, और बहुत सारे आर्टिस्ट लोग, मैं भी अभी जो आपने जो इंटरव्यू लिया है, ये जो लिंक है आपका वीडियो का, बहुत सारे ग्रुप में डालूंगा, मेरे भी स्टूडेंट्स देखेंगे। और आपको फोन भी बहुत आएगा इसके बाद, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इतने अगर मैं कुछ करता हूँ तुरंत उनका दूसरा नीचे आ जाता है, स्केच वगैरह जो भी है। अगर मैं मेरा आपने इंटरव्यू लिया तो वो भी फोन करेंगे, बोलेंगे हमारा भी इंटरव्यू ले लो। तो ये भी अच्छा ही है, क्योंकि अगर मेरे से कोई कुछ सीखता है और वो कुछ चीज बढ़ रहा है, तो अच्छे चीज में सबका एनर्जी जा रहा है। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू। और अब बारी है हमारे आज के छोटे से टिप की। दोस्तों, गर्मियां आ गई हैं, तो जो लोग एक्रेलिक के साथ काम करते हैं उनको थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही होंगी, क्योंकि एक्रेलिक कलर्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। तो आज की जो हमारी छोटी सी टिप है वो इसी से रिलेटेड है कि आप अपने कलर्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए कैसे मॉइस्ट रख सकते हैं। अगर आप अपने रेगुलर पैलेट पे काम कर रहे हैं तो एक स्प्रे बॉटल अपने साथ ज़रूर रखें और कलर्स पे धीरे धीरे स्प्रे करते जाएं। उससे आपके कलर्स थोड़ी देर के लिए मॉइस्ट रहेंगे। लेकिन अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के लिए मॉइस्ट रखने हैं अपने कलर्स को, तो एक वेट पैलेट का यूज़ करें। वेट पैलेट आपको बहुत आसानी से मार्केट पे भी मिल जाता है, आप रेडीमेड ले सकते हैं, लेकिन आप घर पे भी आराम से इस वेट पैलेट को क्रिएट कर सकते हैं। एक एयरटाइट कंटेनर लें, एक स्पंज का एक टुकड़ा लें, उसको अपने बॉक्स के अंदर रख दें और बॉक्स को हल्का सा थोड़ा सा पानी के साथ भर दें। अपने स्पंज के ऊपर एक पार्चमेंट शीट या बटर पेपर का एक लेयर लगा दें और अपने कलर्स उसी के ऊपर लगाएं। जब तक आप अपना काम करें और काम खत्म होने के बाद अपने कंटेनर को एयरटाइट कंटेनर के साथ, ढक्कन के साथ बंद करके रखें, तो आपके कलर्स काफ़ी दिन तक मॉइस्ट रहेंगे, खराब नहीं होंगे, ड्राई नहीं होंगे। तो ये रही हमारी आज की छोटी सी टिप। आशा है आपको हमारे कार्यक्रम पसंद आ रहे हैं, हमारे एपिसोड्स पसंद आ रहे हैं,
बहुत ही जल्द हम मिलेंगे एक नई हस्ती के साथ, एक नए गेस्ट के साथ, और तब तक आप हमारे इस प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे आपसे लिए। नमस्कार।